स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। सही कहा। और इस चर्चा में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन 4 बड़े चरणों को ऐसे एनालाइज करेंगे जैसे शायद पहले कभी नहीं किया गया हो। मेरा मतलब है 1857 से लेकर 1947 तक का वक्त। ये सिर्फ तारीखी नहीं है, ये पूरा एक सदी लंबा संघर्ष है जहां हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है। और देखने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ कोई साधारण इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं इन दस्तावेजों और इन पुराने रिकॉर्ड्स को देखती हूँ तो एक अजीब सी अर्जेंसी महसूस होती है। एक ऐसी आग जो अचानक नहीं भड़की थी। हाँ, अचानक तो बिल्कुल नहीं था। एक अन्वेषक के तौर पर जब मैं तथ्यों को देखता हूं तो रुकिए, पहले 1857 की ही बात करते हैं। पहला चरण आमतौर पर किताबों में पढ़ाया जाता है कि एनफील्ड राइफल आई और सुअर और गाय की चर्बी का विवाद हुआ और बस सैनिक भड़क गए। वही तो। पर रुकिए जरा, इसे देखिए। क्या सच में एक इतना बड़ा विद्रोह यानी पूरे देश का सड़कों पर आ जाना सिर्फ एक कारतूस की वजह से हो सकता है? कैसा लॉजिक है ये? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे देश को एक प्रेशर कुकर बनाकर रख दिया था जिसका ढक्कन पूरी तरह से विश्वासघात से बंद था। लॉर्ड डलहौसी की हड़प नीति को देख लीजिए, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। हाँ, उसने तो सीधे राजाओं और जमींदारों के उत्तराधिकार के हक पर हमला किया था। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ भारी कराधान, यानी इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे कि आम किसान और मजदूर पूरी तरह से निचोड़ दिए गए थे। चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ उस बारूद के ढेर पर एक चिंगारी थी। असली आग तो दशकों से दिमाग में जल रही थी। चिंगारे की बात करें तो 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में पहली आवाज उठाई। पर चौंकाने वाली बात यह है कि बात वहां रुकी नहीं। पैटर्न देखिए आप। ठीक कुछ हफ्तों बाद 10 मई को मेरठ में 85 सैनिक विद्रोह करते हैं और सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। वही तो मुझे हमेशा परेशान करता है। बिना किसी आधुनिक संचार के, ना कोई इंटरनेट, ना कोई टेलीग्राम, ये आग आखिर इतनी तेजी से फैली कैसे? ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। कमर और रोटी यानी लोटस और चपाती के जरिए गांव-गांव संदेश भेजे जा रहे थे। ये एक पूरी तरह से तय किया हुआ व्यापक हमला था। अलग अलग हिस्सों में एक साथ फूट पड़ा। बिल्कुल। और इसके केंद्र कितने सटीक थे। दिल्ली में जनरल बख्त खान ने कमान संभाली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई आगे आईं। कानपुर में नाना साहब और तांत्या तोपे सामने आए। हाँ, और लखनऊ में बेगम हजरत महल और बरेली में खान बहादुर, यहाँ तक कि बिहार के अर्रा में कुंवर सिंह और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर फौज को कहाँ भेजें, क्योंकि हर जगह से प्रहार हो रहा था। पर अंत में क्या हुआ? उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। 1857 के बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि भारतीयों से हथियार छीन लिए। उन्हें लगा उन्होंने आग बुझा दी है। पर आग बुझी कहाँ थी? हथियार छीने गए तो आग दिमाग में शिफ्ट हो गई। और यहाँ से शुरू होता है दूसरा चरण, 1885 से 1905 का दौर। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। सही कहा। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से 1905 तक। उदारवादी चरण था जहां दरखास्तें दी जा रही थी, पर ब्रिटिश सरकार की नीयत तो वैसे ही काली थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत 1905 में मिला। ओह, 1905 का बंगाल विभाजन। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी बाजी पलट दी। 20 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा। कर्जन की इस चालाकी को देखिए। कागजों पर उसने दुनिया को बताया कि बंगाल बहुत बड़ा है और प्रशासन के लिए इसका बंटवारा जरूरी है। पर उसका असली मकसद? फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम आबादी को अलग करके नेशनलिज्म को तोड़ना। रुकिए, पर इस पॉइंट को ध्यान से समझना जरूरी है। कर्जन को लगा था लोग थोड़ा विरोध करेंगे और शांत हो जाएंगे। पर यहाँ से उग्रवादी चरण शुरू हो गया, स्वदेशी आंदोलन। लोगों ने समझ लिया था कि अब भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक जज्बा बन चुका था। आत्मशक्ति और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। लोगों ने एक ऐसी आर्थिक लड़ाई शुरू कर दी थी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी।
पर जैसा कि हम इन तथ्यों में देखते हैं, ये लड़ाई अब नेताओं के बंद कमरों से निकलकर आम जनता के बीच आ रही थी। और इस नर्सरी से निकलकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला अगला चरण था 1917 से 1919 का दौर, गांधीयन एरा की शुरुआत। वहीं जहां शुरुआती प्रयोग हुए थे 1917 का चंपारण, वहां टिनकठिया प्रणाली लागू थी, जहां किसानों को अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। वहां पहला सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस टेस्ट किया गया। और फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वहां प्लेग बोनस की मांग को लेकर पहली भूख हड़ताल हुई। और उसी साल खेड़ा में फसल बर्बाद होने पर टैक्स वसूली के खिलाफ पहला असहयोग। ये सिर्फ आंदोलनों की शुरुआत नहीं थी, ये टेस्ट थे कि कौन सा हथियार कब काम आएगा। पर इस सब के बाद आया 1919, एक ऐसा साल जिसे पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। अंधकारमय वर्ष। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। एक मिनट, उस कानून के बारे में सोचिए जरा। बिना मुकदमे गिरफ्तारी, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधा जेल। पंजाब में इसका विरोध हुआ और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गिरफ्तारी के विरोध में लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियनवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, वहां शांतिपूर्ण भीड़ थी। और फिर जनरल डायर ने जो किया, अंधाधुंध गोलीबारी, उस क्रूरता के आंकड़े बता रहे हैं कि वो लोग इंसान नहीं थे। वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन एक जल्लाद के शासन जैसा था। पर यहाँ रुकिए एक सेकंड, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। जब सामने वाला इतना क्रूर हो कि निहत्तों पर गोलियां चला दे, तो बिना हथियार के लड़ने का लॉजिक क्या था? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक अन्वेषक होने के नाते मुझे समझ नहीं आता, ऐसी क्रूरता का जवाब सिर्फ अहिंसा कैसे हो सकता है? मैं समझती हूँ ये परेशान करने वाला लगता है, पर मेरी बात सुनिए। यही तो उनकी मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी थी। जलियांवाला बाग के गुस्से ने पूरे देश में एक आक्रोश का रूप ले लिया था। अगर उस दिन हिंसा होती तो ब्रिटिश आर्मी पूरे देश को गोलियों से भून देती। हिंसा सत्ता को आपको मारने का एक लीगल मौका देती है। इसलिए नॉन वायलेंस एक मॉरल चॉइस नहीं थी, बल्कि एक टैक्टिकल नेसेसिटी थी, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति। यानी ये दुश्मन की मॉरल लेजिटिमेसी को छीन लेने का तरीका था। ठीक है, तो इस आक्रोश ने चौथे चरण की नींव रखी। 1920 से 1942 का वक्त, मास मूवमेंट्स। 1920 में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। स्वराज का लक्ष्य रखा गया और संस्थानों का बहिष्कार होने लगा। खादी और चरखा का प्रचार हुआ। पूरा देश एक साथ आ गया था। पर फिर 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? चौरी चौरा। गोरखपुर में उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया। 22 पुलिस वालों की मौत हो गई और 11 फरवरी को गांधी जी ने अचानक पूरा आंदोलन वापस ले लिया। अब यहां रुकिए, मुझे इस पर आपसे बात करनी है। जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं। तो फिर समझाइए मुझे। जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, तो सिर्फ एक घटना के कारण, एक छोटी सी जगह की घटना के कारण पीछे हटना क्या एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक फेलियर नहीं थी? नहीं, अगर आप इसे क्लोजली एनालाइज करें तो ये डिफेंड करना आसान है। वायलेंस स्टेट को क्रश करने का मौका देता है। अगर आंदोलन और हिंसा की तरफ बढ़ता तो ब्रिटिश सरकार मार्शल लॉ लगाकर आम जनता का मास मर्डर कर देती। पीछे हटना जरूरी था ताकि लोग बचे रहें और अगली लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। दांडी मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा, नमक कानून तोड़ना। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को तो समझ ही नहीं आया होगा कि एक मुट्ठी नमक से उनकी नींव कैसे हिल सकती है। क्योंकि नमक सबकी जरूरत थी, उसने पूरे भारत को जोड़ दिया था। और इसके बाद जो आखिरी बड़ा झटका था मास मूवमेंट्स का, वो था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई और नारा था करो या मरो। इसका मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की विफलता थी, जिसने साफ कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार आजादी नहीं देने वाली। बिल्कुल। और उस वक्त वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया। सारे बड़े नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें लगा नेता नहीं होंगे तो जनता बिखर जाएगी। पर यह क्या हुआ? जनता ने कमान खुद संभाल ली। ये एक नेता विहीन विद्रोह बन गया। हाँ, बलिया और मिदनापुर जैसी जगहों पर तो आम जनता ने समानांतर सरकारें यानी पैरेलल गवर्नमेंट्स बना दी थी।
सोचिए जरा, एक पूरी तरह से लीडरलेस रिवोल्ट और उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बना दी। पर देखिए, इन सालों में एक और चीज हो रही थी, और ये मेरी सबसे आक्रामक फाइंडिंग्स में से एक है। 1943 से 1947 का दौर, जब देश के अंदर मास मूवमेंट चल रहा था, तब सरहद पर एक अलग तरह की फौज आजादी की आखिरी कीलें ठोक रही थी। नांतर मोर्चा 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। उनके नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सैन्य रणनीति देखिए उनकी, रानी झांसी रेजिमेंट का बनना, जहां महिलाओं ने हथियार उठाए। ये ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक सशस्त्र विकल्प था। भले ही उन्हें सैन्य हार का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने क्या भयंकर दबाव बनाया था। पर असली जीत तो उस हार के बाद आई। 1945 का लाल किला मुकदमा, आईएनए के सैनिकों पर केस चला। अंग्रेजों ने सोचा खौफ पैदा करेंगे, पर इसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर पैदा कर दी कि लोग सड़कों पर आ गए। सैन्य हार के बावजूद उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर जीत ली थी। और इसी वॉर का नतीजा था कि ब्रिटिश सेना में भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया, नेवल म्यूटिनी। जिस सेना के दम पर वो राज कर रहे थे, वही उनके खिलाफ हो गई। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तरफ जनता सड़कों पर कानून तोड़ रही थी और दूसरी तरफ उनकी अपनी सेना बगावत पर उतर आई थी। आईएनए का दबाव और मास मूवमेंट्स दोनों ने मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के पहिए पूरी तरह रोक दिए थे। उसके बाद तो बस औपचारिकताएं बची थीं। 1946 का कैबिनेट मिशन आया, जिसने संविधान सभा का रास्ता खोला। फिर 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान लाया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक बहुत ही दर्दनाक रूपरेखा थी। सही कहा, बहुत दर्दनाक। पर आखिरकार 15 अगस्त 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। इन 90 सालों की डिटेल्स और चीट शीट्स, जहां अलग अलग वाइसरॉयज और डेट्स बदलते रहे, इन्हें देखकर एक चीज साफ समझ आती है, आजादी किसी एक रास्ते से नहीं मिली। बिल्कुल, कुछ ने अहिंसा का मार्ग चुना तो कुछ ने अपना खून बहाकर आजादी मांगी। वही तो आज देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूं मैं। इन तथ्यों को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि जिस आत्मशक्ति की शुरुआत 1905 में हुई थी, क्या वो आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे अंदर जिंदा है, या हमने बस चेहरों को बदलते देखा है और सिस्टम वही है? ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर हमें और गहराई से सोचना होगा। एकदम सही सवाल है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे